दोस्तों, आप सुन रहे हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने शर्लक होम्स की एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। उस कहानी का नाम है नाचती हुई आकृतियों का रहस्य। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की कहानी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाचती हुई आकृतियों का रहस्य। क्या इन्हें अपनी जगह से हिलाया गया है? होम्स ने पूछा। हमने कुछ नहीं हटाया सिवाय इस महिला के। हम उसे यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे जमीन पर। आप यहाँ पर कब से हैं डॉक्टर? 4 बजे से। आपके साथ कोई और भी था? हाँ, एक कांस्टेबल। और आपने किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं। आपने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। आपको यहाँ किसने बुलाया था? घर की नौकरानी सैंडर्स ने। क्या उसी ने इस बारे में शोर मचाया था? उसने और खाना बनाने वाली बाई ने। वो लोग अब कहाँ हैं? शायद रसोई में। मेरे ख्याल से तब हमें फौरन उनसे भी सारी बातें सुननी चाहिए। ओक की लकड़ी के पैनलों से बना ऊंची ऊंची खिड़कियों वाला एक पुराना हॉल जांच पड़ताल कक्ष में बदल चुका था। होम्स एक पुराने स्टाइल की बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके थके हुए चेहरे पर उसकी कठोर निगाहें दिख रही थीं। उसकी आंखों में अपने मरे मुवक्किल को इंसाफ दिलाने के लिए बेचैनी थी। वो पतला इंस्पेक्टर मार्टिन, बूढ़ा स्थानीय डॉक्टर, मैं और कस्बे का भावहीन कांस्टेबल, हम सब उस जगह मौजूद बाकी लोग थे। उन दोनों औरतों ने अपनी बात काफ़ी साफ तरीके से बताई। उन दोनों की नींद एक धमाका सुनकर खुली थी, जिसके 1 मिनट बाद एक दूसरा धमाका हुआ था। वो दोनों पास पास के कमरों में रहती हैं और मिसेस किंग भागकर सैंडर्स के कमरे में आई थीं। दोनों सीढ़ियों से साथ साथ नीचे आई थी। बैठक का दरवाज़ा खुला पड़ा था और मेज़ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। उनका मालिक कमरे के बीच में औंधे मुंह गिरा हुआ था। वो मरा हुआ लग रहा था। खिड़की के पास उनकी पत्नी झुकी हुई थी। उसका सिर दीवार पर टिका हुआ था। वो बुरी तरह से घायल थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा खून में डूबा हुआ था। उसकी सांसें धीमे चल रही थीं और कमरा धुएं और गन पाउडर की महक से भरा हुआ था। खिड़की अंदर से बंद की हुई थी। इस बात पर दोनों औरतें सहमत थीं। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को और कांस्टेबल को बुलाया और फिर कोचवान और तबेले वाले लड़के की मदद से अपनी घायल मालकिन को उनके कमरे तक पहुंचाया। वो अपनी ड्रेस पहने हुई थीं और मिस्टर हिल्टन अपने रात के कपड़ों के ऊपर ड्रेसिंग गाउन पहने हुए थे। बैठक में से कुछ भी नहीं हटाया गया था। उन लोगों की जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता था। नौकरों को वो हमेशा एक बेहतर जीवन साथी लगे थे। नौकरों की गवाही के यही मुख्य बिंदु थे। इंस्पेक्टर मार्टन को दी गई गवाही में उन सब ने एक बात साफ साफ कही थी कि हर दरवाज़ा अंदर से बंद था और घर से किसी के निकल भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। होम्स को दिए गए बयान में उन दोनों ने ही एक बात ज़रूर कही थी कि जैसे ही उन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम रखा, तब से लेकर ऊपरी मंजिल तक जाने में उन्हें गन पाउडर की तेज़ गंध आ रही थी। मैं ये बात ख़ास तौर से आपके ध्यान में ला रहा हूँ, होम्स ने इंस्पेक्टर से कहा। मुझे लगता है कि अब हम कमरे का अच्छी तरह से मुआयना कर सकते हैं। बैठक एक छोटा सा कमरा था जिसके 3 तरफ किताबें सजी थीं। कमरे में एक मेज़ थी जो खिड़की के सामने रखी थी और खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। हमारा ध्यान पहले उस अभागे भले आदमी के शव पर गया। उसका भारी भरकम शरीर कमरे में ही पड़ा हुआ था। उसके अस्त व्यस्त कपड़े इशारा कर रहे थे कि वो अपनी नींद से हड़बड़ा कर उठा होगा। गोली उसे सामने से मारी गई थी और वो उसके दिल को चीरने के बाद वहीं धंस कर रह गई थी। उसकी मौत तुरंत और बिना किसी दर्द के हुई होगी। उसके ड्रेसिंग गाउन या हाथों में गन पाउडर के कोई निशान नहीं थे। सर्जन के मुताबिक उस महिला के चेहरे पर कुछ धब्बे थे, लेकिन उसके हाथों में कोई धब्बे नहीं थे। धब्बों का होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनके होने का बहुत मतलब होता है, होम्स ने कहा। जब तक किसी खराब कारतूस से पीछे धुआं ना निकले, तब तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी निशान के कितनी ही गोलियां दाग सकता है। मेरा सुझाव है कि अब मिस्टर क्यूबिक के शरीर को हटाया जा सकता है। डॉक्टर,
मैं समझता हूँ कि आप वो गोली नहीं निकाल पाए हैं जिसने महिला को घायल किया है। उसके शरीर से निकालने के लिए गंभीर ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन पिस्तौल में अभी भी 4 गोलियां होंगी। 2 गोलियां चली, 2 घाव हुए। इस तरह से हर गोली को गिना जा सकता है। ऐसा लगता है, होम्स ने कहा। शायद आप उस गोली का भी हिसाब दे देंगे जो खिड़की के किनारे पर लगी है। वो अचानक मुड़ा और उसकी लंबी पतली उंगली खिड़की के नीचे वाली चौखट के हिस्से में बने उस छेद की तरफ इशारा कर रही थी जो खिड़की की चौखट पर 1 इंच ऊपर बना था। ओ माय गॉड! इंस्पेक्टर चिल्लाया। तुमने इसे कैसे देख लिया? क्योंकि मैंने इसकी तलाश की। लाजवाब, स्थानीय डॉक्टर ने कहा। आप एकदम सही हैं जनाब। इसका मतलब है कि एक तीसरी गोली भी चली है, जिसका मतलब यह है कि कोई तीसरा आदमी भी मौजूद रहा होगा। पर ऐसा कैसे हुआ होगा और वो बाहर कैसे गया होगा? इसी समस्या को तो हमें हल करना है, शर्लक होम्स ने कहा। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर मार्टिन, जब नौकरों ने कहा कि अपने कमरे से निकलते ही उन्हें गन पाउडर की महक आई थी, तब मैंने कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ सर, लेकिन मैं मानता हूँ मैं आपकी बात समझा नहीं था। इससे ये लगता है कि जिस समय गोलियां चली होंगी तब कमरे की खिड़की और साथ ही दरवाज़ा भी खुला होगा, वरना पाउडर का धुआं इतनी जल्दी पूरे घर में नहीं फैल सकता। उसके लिए कमरे में हवा का झोंका आना ज़रूरी था, पर यह ज़रूर है कि खिड़की और दरवाज़ा दोनों बहुत कम वक्त के लिए खुले होंगे। लेकिन आप इसे कैसे साबित करेंगे? क्योंकि मोमबत्ती बुझी नहीं थी। ज़रूरी बात, इंस्पेक्टर चिल्लाया। ज़रूरी बात। ये मानकर कि दुर्घटना के वक्त खिड़की खुली रही होगी, मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि इस मामले में एक तीसरा आदमी भी था जो इस खुली जगह के बाहर खड़ा होगा और इसके बीच में से ही उसने गोली चलाई होगी। हिल्टन पर चलाई गई गोली इस चौखट पर लग सकती है। इसी अनुमान पर मैंने देखा और मुझे वो गोली का निशान मिल गया। लेकिन खिड़की फिर वापस बंद कैसे हुई और कड़ी कैसे लगी? महिला की पहली प्रतिक्रिया खिड़की बंद करके कड़ी लगाने की ही रही होगी। लेकिन रुको, अरे ये क्या है? वो एक महिला पर्स था जो कि स्टडी टेबल पर पड़ा था। मगरमच्छ की खाल और चांदी से बना एक पतला सा हैंडबैग। होम्स ने उसे खोलकर उल्टा किया तो उसमें रखी चीज़ें बाहर निकल पड़ी। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के 50 पाउंड के 25 नोट थे जो कि एक रबड़ बैंड से बंधे थे, और कुछ नहीं था। इसे संभाल कर रखना, मुकदमे में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, होम्स ने बैग और उसका सामान इंस्पेक्टर को देते हुए कहा। अब ये ज़रूरी है कि हम इस तीसरी गोली के विषय में छानबीन करें, जो लकड़ी के चिरने से ऐसे लगता है कि कमरे के अंदर से ही चली है। मैं श्रीमती किंग, रसोई बनाने वाली से मैं फिर से मिलना चाहूँगा। किंग मैडम, आपने कहा कि आपकी नींद तेज़ धमाके से टूटी थी। जब आपने ये कहा तब क्या आपका मतलब था कि आपको लगा कि वो धमाका दूसरे धमाके से तेज़ था? सर, उस धमाके ने मुझे नींद से जगाया था, इसलिए ये बता पाना तो मुश्किल है, पर वो था काफ़ी ज़ोरदार। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि एक ही वक्त में एक साथ 2 गोलियां चली हों? मैं सच्ची इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। इंस्पेक्टर मार्टिन, मुझे लगता है कि इस कमरे की हमारी जांच पूरी हो गई है। यहाँ पर कुछ और पता नहीं लग सकता। अब अगर आप मेरे साथ आएंगे तो हम चलकर देखेंगे कि बाग में हमें क्या सुराग मिल सकते हैं। वहाँ फूलों की एक क्यारी थी जो बैठक की खिड़की तक गई थी, और जब हम उस तक गए तो ताज्जुब में पड़ गए। उसके फूल कुचले हुए दिख रहे थे और उसकी हल्की गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे। वो किसी लंबे तगड़े आदमी के पैरों के निशान थे जिसकी एड़ियाँ खास तौर से लंबी थीं। होम्स ने घास और पत्तियों के बीच इस तरह जांच की जैसे कोई शिकारी कुत्ता घायल पक्षी की तलाश करता है। फिर राहत की सांस के साथ वो आगे झुका और उसने एक छोटा पीतल का गोल खोल उठाया। मैंने यही सोचा था, उसने कहा। पिस्तौल में एक इंजेक्टर होगा। देखो, ये रहा तीसरा कारतूस। मुझे लगता है इंस्पेक्टर मार्टिन कि हमारा केस लगभग सुलझ चुका है। इंस्पेक्टर की आंखें होम्स के तफ्तीश के इस तेज रफ्तार तरीके को देखकर हैरानी से फटी जा रही थीं। पहले उसने अपने पद का कुछ रुआब दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो होम्स का फैन हो गया था और होम्स की कोई भी बात मानने को फौरन तैयार था। आपको किस पर शक है?
उसने पूछा। उस बात पर मैं बाद में आऊँगा। इस मामले में अभी भी ऐसी कई उलझनें हैं जिन्हें साफ करने में मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ। अब चूंकि मैं इस मामले में यहाँ तक अपनी सोच के हिसाब से आ गया हूँ, इसलिए अब मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है और उसके बाद मैं इस मामले को पूरी तरह से निपटा सकूँगा। जैसा आप चाहें मिस्टर होम्स, हमें तो बस अपना अपराधी चाहिए। मुझे कोई राज खड़ा नहीं करना है, पर इस वक्त लंबी और पेचीदा तफसीलों में जाना नामुमकिन है। इस मामले के सारे सूत्र मेरे हाथ में हैं। अगर इस महिला को होश नहीं भी आया, तब भी हम उस रात की घटनाओं को बयान कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस मामले में न्याय हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस इलाके में एलरिस नाम की कोई सराय हैं? इस बारे में नौकरों से पूछा गया। उनमें से किसी ने इसके बारे में नहीं सुना। अस्तबल के लड़के ने इतना ज़रूर बताया कि ईस्ट रूस्टन की दिशा में कई मील दूर इस नाम का एक किसान ज़रूर रहता है। क्या वो सुनसान फार्म है? बेहद सुनसान सर। हो सकता है कि उन्हें अभी तक ये पता ना चला हो कि रात में यहाँ क्या हुआ है। हो सकता है सर। होम्स ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक उत्साह भरी मुस्कान दौड़ गई। एक घोड़े पर काठी चढ़ाओ बच्चे, उसने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम एलरिस के फार्म तक एक चिट्ठी लेकर जाओ। उसने अपनी जेब से नाचते हुए आदमी की कई पर्चियाँ निकालीं। उन्हें अपने सामने रखकर उसने स्टडी टेबल पर कुछ काम किया। आखिरकार उसने लड़के को वो चिट्ठी दी। इसी के साथ ही ये हिदायत भी दी कि चिट्ठी उसी के हाथ में दें जिसका नाम उस पर लिखा है, और साथ भी ये भी कहा कि उससे कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब ना दे। मैंने उस चिट्ठी पर लिखा पता देखा। वो बड़ी उबड़ खाबड़ लिखाई में लिखा था, जो कि होम्स की बेहतरीन हैंड राइटिंग जैसी नहीं थी। वो किसी मिस्टर एबे इसलेने, एलरिस का फार्म, ईस्ट रूस्टन, नॉरफॉक के लिए थी। मैं सोचता हूँ इंस्पेक्टर, होम्स बोला, बेहतर होगा अगर तुम टेलीग्राम भेजकर सिपाही मंगा लो, क्योंकि अगर मेरी सोच ठीक निकली तो तुम्हें एक बड़े खतरनाक मुजरिम को जेल ले जाना पड़ सकता है। जो लड़का ये चिट्ठी लेकर जा रहा है वही तुम्हारा टेलीग्राम भी भेज देगा। और वॉटसन, अगर शहर के लिए दोपहर में कोई ट्रेन होगी तो हमें उससे चलना होगा, क्योंकि मुझे इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ केमिकल परीक्षण कराने हैं। अब ये जांच ख़त्म होने की कगार पर है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर, और कहानी जारी है, नाश्ती आकृतियों का रहस्य। तो आइए आगे सुनते हैं। जब वो लड़का चिट्ठी लेकर चला गया, शर्लक होम्स ने नौकरों को अपनी हिदायतें दी। अगर कोई अजनबी आकर श्रीमती हिल्टन क्यूबिक के बारे में पूछताछ करे तो उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है और उस आदमी को ड्राइंग रूम ले जाया जाए। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें ये बातें बताईं। आखिर में वो ड्राइंग रूम में आया और कहा कि अब मामला हमारे हाथ में नहीं है और अब हमें आने वाली घटना का इंतज़ार करना है। पता नहीं आगे क्या है। डॉक्टर अपने मरीज़ को देखने के लिए चला गया और इंस्पेक्टर और मैं रह गए। मुझे लगता है मैं 1 घंटा मज़ेदार और फ़ायदेमंद तरीके से गुजारने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। होम्स ने अपनी कुर्सी मेज़ के पास खींचते हुए और अपने सामने कुछ कागज़ बिछाते हुए कहा, जिस पर नाचते हुए आदमियों के निशान थे। दोस्त वॉटसन, तुम्हारे सामने तो मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतने लंबे वक्त तक तुम्हारी स्वाभाविक जिज्ञासा को शांत नहीं किया था। और इंस्पेक्टर, तुम्हें ये सारी घटना बड़ी असाधारण जांच लग रही होंगी। मैं पहले तुम्हें जब मिस्टर हिल्टन क्यूबिक बेकर स्ट्रीट में मुझसे मिले थे, तब उनके मार्फत मेरे साथ किए गए सलाह मशवरा से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बता दूं। फिर उसने संक्षेप में उन बातों को दोहराया जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यहाँ मेरे सामने ये चित्र हैं। अगर ये पता ना हो कि ये एक दुर्घटना के संकेत हैं, तो किसी को भी उन पर हंसी आ जाएगी। मैं काफ़ी तरह की गुप्त लेखन प्रणालियों से परिचित हूँ। इस विषय पर मैंने एक किताब भी लिखी है। मैंने 160 अलग अलग गुप्त लिखावटों का विश्लेषण किया है, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये लेखन तो मेरे लिए भी नया है। इस लिखावट को जिसने भी तैयार किया है, उसका मकसद शायद ये रहा होगा कि किसी को इस बात का पता न चले कि ये रेखा चित्र वास्तव में एक संदेश हैं, बल्कि ये ऐसे लगे कि किसी बच्चे ने कुछ बनाया हो। एक बार ये पता चल जाने पर कि ये निशान अक्षरों के लिए हैं, तो गुप्त लिखावट में लगने वाले नियमों का इस्तेमाल करने के बाद
इसका हल निकालना आसान हो गया था। मुझे दिया गया पहला संदेश इतना छोटा था कि मैं कुछ भरोसे के साथ केवल इतना ही कह सकता था कि एक निशान ई होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी अक्षरों में ई सबसे ज़्यादा आम अक्षर है और ये इतना इस्तेमाल होने वाला अक्षर है कि इतने छोटे से वाक्य में भी ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला अक्षर होना चाहिए था। पहले संदेश में इस्तेमाल 15 संकेतों में से 4 एक जैसे थे, तो उन्हें ई मान लेना वाजिब था। ये सही है कि कुछ मामलों में उस आकृति में झंडा था और कुछ में नहीं, लेकिन जिस तरह इसका इस्तेमाल किया गया था उससे लगता था कि उसका इस्तेमाल उस वाक्य को शब्दों में बांटने के लिए किया गया है। मैंने इस अनुमान को स्वीकार किया और ये नोट किया कि एक निशान इसका मतलब ई है। लेकिन अब जांच में असली मुश्किल आई, क्योंकि ई के बाद इंग्लिश अक्षरों के प्रयोग का क्रम तय नहीं किया गया है और किसी भी छपे हुए कागज़ में औसतन जो क्रम अधिकता से दिखाई देगा, किसी छोटे से एक वाक्य में वो उल्टा भी हो सकता है। सामान्य रूप से कहें तो TAOINSHRD और L वो संख्या सूचक क्रम है जिसमें अक्षर आते हैं, लेकिन TAO और I लगभग एक दूसरे के साथ साथ हैं और इनसे बनने वाले हर एक संयोग को बनाकर किसी मतलब पर आना तो कभी ना समाप्त होने वाला काम हो जाता है। इसलिए मैंने किसी दूसरी सामग्री के आने का इंतज़ार किया। मिस्टर हिल्टन क्यूबिक के साथ मेरी दूसरी मुलाकात में उन्होंने 2 छोटे छोटे वाक्य और एक संदेश दिया जो कि एक ही शब्द लग रहा था, क्योंकि उसमें बीच में कोई झंडा नहीं था। ये रहे वो संकेत। अब उस एक अकेले शब्द में मुझे 2 ई का पता था, जो कि उस 5 अक्षर के शब्द में दूसरे और चौथे स्थान पर आ रहे थे। तो ये शब्द सेवर या लीवर या नेवर में से कोई होना चाहिए था। अब इसमें कोई शक नहीं था कि किसी भी अनुरोध के जवाब में आखिरी वाले शब्द के होने की संभावना अधिक थी और परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही थीं कि शायद ये उस महिला द्वारा लिखा गया जवाब हो। इसे सही मानते हुए हम ये कहने की हालत में हैं कि 2 दूसरे निशान क्रमशः एन, वी और आर के लिए हैं। लेकिन तब भी मैं काफ़ी मुश्किल में था। लेकिन खुशी यही थी कि मुझे अब उस लिखावट के कई और अक्षर मिल गए थे। मुझे लगा कि अगर ये संदेश किसी ऐसे आदमी की तरफ से आए हैं जो उस महिला की पहले की ज़िंदगी में करीबी रहा होगा, तो एक ऐसा अक्षर संयोग जिसमें 2 ई के बीच में 3 अक्षर आए, वो LC नाम के लिए हो सकता है। मैंने पाया कि ऐसा संयोग संदेश के अंत में था जो 3 बार दोहराया गया था। इसका मतलब ये निश्चय ही LC के लिए कोई निवेदन था। इस तरह से मुझे L, S और I भी मिल गए। लेकिन ये क्या निवेदन हो सकता था? उसमें LC से पहले सिर्फ 4 अक्षर थे और वो E पर ख़त्म हो रहे थे। तब तो निश्चय ही शब्द कम होना चाहिए। मैंने ई से ख़त्म होने वाले दूसरे 4 शब्दों पर भी विचार किया, लेकिन उसमें से कोई भी इस मामले में सही नहीं बैठ रहा था। तो अब मेरे पास C, O और M भी थे और अब मैं भी इस हालत में था कि एक बार फिर से पहले संदेश पर नज़र डालूं, उसे शब्दों में बांटते हुए और हर उस चिन्ह के नीचे बिंदु लगा दूं जिसे अभी तक पहचान नहीं पाया था। इस प्रकार से कुछ इस तरह की स्थिति बनी। MEREESLNE। अब इसमें पहला अक्षर ए ही हो सकता था। ये बड़े काम की खोज रही, क्योंकि ये अक्षर इस छोटे से वाक्य में 3 जगह आता है। इसी के साथ दूसरे शब्द में एच होना चाहिए था, ये भी साफ दिख रहा था और इस तरह से स्थिति कुछ ऐसी बनी थी। AMHEREA स्लेन। अब इन खाली जगहों को नाम के हिसाब से भरा जाए तो वाक्य ऐसा बनता है, आई एम हेयर एबे स्लेनली। अब मेरे पास इतने अक्षर थे कि मैं दूसरे संदेश को भी भरोसे के साथ पढ़ सकता था, जो कि कुछ ऐसा था, ALRIES। इसमें जो अक्षर गायब हैं उनकी जगह पर T और G रखने पर कुछ बात बनती थी और ये मानने पर जो शब्द उभर रहा था वो किसी घर या सराय का नाम लगता था,
जहां इसका लेखक रह रहा होगा। इंस्पेक्टर मार्टिन और मैं दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि किस तरह मेरा दोस्त इस नतीजे पर पहुंचा था जिससे हमारी कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद मिल रही थी। फिर आपने क्या किया सर? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरा अनुमान था कि ये एबे स्लेन कोई अमेरिकी होगा, क्योंकि एबे अमेरिका के लोग लगाते हैं और इस सारी समस्या की शुरुआत भी अमेरिका से आए एक पत्र से ही हुई थी। मुझे ये भी लगा कि इस मामले में कोई आपराधिक रहस्य भी है। इस महिला का अपने भूतकाल की ओर संकेत करना और उस पर अपने पति को कुछ न बताना दोनों उसी बातों की ओर इशारा कर रहे थे। इसलिए मैंने न्यूयॉर्क पुलिस ब्यूरो के अपने दोस्त विल्सन हरग्रीव को टेलीग्राम किया। वो भी तो लंदन के अपराध जगत के बारे में मेरी जानकारी का कई बार इस्तेमाल कर चुका है। मैंने उससे पूछा कि क्या एबे स्ले नाम से परिचित है, और उसने ये जवाब दिया, शिकागो का सबसे खतरनाक बदमाश। जिस शाम मुझे ये जवाब मिला, हिल्टन क्यूबिक ने मुझे इस लेने का आखिरी संदेश भेजा था। अपने द्वारा पहचाने गए अक्षरों के आधार पर वो कुछ ऐसे बनता है: ELSIREARE टू मीट थाई गो। इस संदेश के खाली स्थानों में P और D का इस्तेमाल करके मुझे पूरा वाक्य मिल गया। एलसी प्रिपेयर टू मीट थाई गॉड। इसे पढ़ने से मुझे पता चला कि वो बदमाश अपनी धमकी को हकीकत में बदलने जा रहा है। शिकागो के बदमाशों के बारे में जानकारी के मुताबिक मुझे पता था कि वो जल्द ही अपनी इस धमकी को सच्चाई में बदल देगा। इसलिए मैं अपने दोस्त और सहकर्मी डॉक्टर वॉटसन के साथ फौरन नॉरफॉक आ गया, लेकिन दुर्भाग्य से जब तक हम पहुंचे तब तक ये घटना घट चुकी थी। ये मेरा सौभाग्य है कि इस केस में मैं आपके साथ हूँ, इंस्पेक्टर ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। पर माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ। दरअसल आपको तो सिर्फ खुद को जवाब देना है, पर मुझे तो अपने ऊपर वालों को भी जवाब देना है। अगर ये एबे स्लेने, जो कि एलरिज में रहता है, यही हत्यारा है, वो फरार हो जाए और मैं यहाँ बैठा रहूँ तो मेरे ऊपर वाले तो मेरी खाल खींच लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। आपको ये कैसे पता? क्योंकि यहाँ से भागना अपने जुर्म को स्वीकार करना होगा। तब चलो, चलकर उसे गिरफ्तार कर लें। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ आता ही होगा। पर वो यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसे आने के लिए लिखा है। ताज्जुब है मिस्टर होम्स, वो आपके कहने पर यहाँ क्यों आएगा भला? क्या इस तरह के अनुरोध से उसे कोई शक नहीं हो जाएगा और उसकी वजह से भाग नहीं जाएगा? मुझे मालूम था कि मुझे लेटर में क्या लिखना है, शर्लक होम्स ने कहा। असलियत में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जनाब वही हैं जो सामने सड़क पर चले आ रहे हैं। एक आदमी तेज़ी से सड़क से चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था। एक लंबा, सुंदर, सांवले रंग का आदमी था जिसने फलालैन का सूट पहना था और पनामा हैट लगा रखा था। उसकी सख्त काली दाढ़ी और तीखी नाक थी और वो एक छड़ी को हिलाता हुआ चल रहा था। वो सड़क पर ऐसे चल रहा था जैसे उसके बाप की जागीर हो, और फिर उसने बड़े ज़ोर से दरवाजे की घंटी बजाई। मुझे लगता है, होम्स ने शांत स्वर में कहा, हमें दरवाजे के पीछे हो जाना चाहिए। ऐसे दुष्ट आदमी के सामने हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इंस्पेक्टर, तुम्हें अपनी हथकड़ी का इस्तेमाल करना होगा। बात करने का काम तुम मुझ पर छोड़ देना। हमने लगभग 1 मिनट तक चुपचाप इंतज़ार किया। ये 1 मिनट इस तरह बीता जिसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। उसके बाद दरवाज़ा खुला और वो आदमी दाखिल हुआ। उसी वक्त बिजली की गति से होम्स ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहना दी। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि वो आदमी कुछ नहीं समझ पाया। उसने अपनी जलती हुई निगाहों से एक एक करके हम सबको घूरा और उसके बाद एक जहरीली हंसी हंसा। ठीक है भाई लोग, इस बार तो तुम मुझ पर भारी पड़ गए। मुझे लगता है कि मैं किसी सख्त जान से टकरा गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ श्रीमती मिसेज हिल्टन क्यूबिक की लेटर की वजह से आया हूँ। अब ये मत कहना कि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। ऐसा मत कहना कि उन्होंने इस जाल को लगाने में तुम्हारी मदद की है। मिसेस क्यूबिक गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और अब वो मौत के दरवाजे पर हैं। उस आदमी ने एक लंबा चीत्कार किया जो पूरे घर में गूंज गया। क्या तुम पागल हो? वो खतरनाक ढंग से चीखा। घायल तो वो हुआ था, मिसेस क्यूबिक नहीं।
एक छोटी सी एलसी को कौन घायल करेगा? मैंने तो उसे बस धमकाया था। भगवान मुझे माफ़ करे, मैं तो उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने शब्द वापस लो। कह दो ये झूठ है, वो घायल नहीं हुई है। वो अपने मरे हुए पति के पास बुरी तरह घायल मिली है। वो एक दर्द भरी आवाज़ के साथ सीढ़ी पर बैठ गया। उसने अपने हथकड़ी बंधे हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। 5 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद उसने अपना चेहरा उठाया और गमगीन आवाज़ में बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना है साहब लोगों। अगर मैंने उस आदमी पर गोली चलाई थी तो उसने भी मुझ पर गोली चलाई थी। इसमें हत्या जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस महिला को नुकसान पहुंचा सकता था, तो इसका मतलब है कि आप ना उसे जानते हैं ना मुझे। इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरा आदमी उसे इतना चाहेगा जितना कि मैं चाहता था। मेरा उस पर एक अधिकार था, वो बरसों पहले मेरे लिए तय की जा चुकी थी। इस अंग्रेज को हमारे बीच में आने का क्या हक था? मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर पहला हक मेरा था, और जो मेरा था मैं उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो उसने तुमसे किनारा कर लिया, होम्स ने सख्ती से कहा। तुमसे बचने के लिए ही वो अमेरिका से भाग ली और उसने इंग्लैंड में एक सभ्य आदमी से शादी कर ली। तुमने उसका पीछा किया और उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया ताकि वो अपने उस पति को छोड़ दे जिसे वो बहुत प्यार करती थी और इज्जत करती थी, और तुम्हारे साथ चली जाए जिससे वो डरती थी और नफरत करती थी। तुम्हारी हरकतों की वजह से उसके पति की मौत हो गई और उस महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस्टर एबे स्नेले। अब तुम्हें कानून को इसका जवाब देना होगा। अगर एल्सी मर गई फिर मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे मेरा जो भी हो, उस अमेरिकी ने कहा। उसने अपने एक हाथ को फैलाया और अपनी मुट्ठी में दबी हुई एक पर्ची को देखा। देखो साहब, वो बोला। तब उसकी आंखों में संदेह की एक चमक थी। आप मुझे उसके घायल होने की बात कहकर डरा तो नहीं रहे हैं ना? अगर वो इतनी घायल है जितना आप कह रहे हैं, तो ये नोट किसने लिखा है? उसने वो नोट मेज़ पर उछाल दिया। इसे मैंने लिखा है, तुम्हें यहाँ लाने के लिए। तुमने लिखा है? पर हमारे अड्डे के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे इन नाचते हुए आदमियों की भाषा की जानकारी हो। फिर तुमने इसे कैसे लिखा? एक आदमी अगर कुछ बनाता है तो दूसरा उसकी खोज भी कर सकता है, होम्स ने कहा। तुमको नॉर्विच ले जाने के लिए गाड़ी आती होगी मिस्टर एबे स्नेले, लेकिन इस दरमियान जो ज़ख्म तुमने दिए हैं उनका प्रायश्चित करने का कुछ वक्त है तुम्हारे पास। क्या तुम्हें पता है कि मिसेस हिल्टन पर ही अपने पति की हत्या का शक है? ये तो मेरे यहाँ होने और मेरे पास इससे रिलेटेड जानकारी होने की वजह से ही वो इल्ज़ाम से बच सकी हैं। तुम उनके लिए कम से कम इतना तो कर सकते हो कि सारे संसार को बता दो कि उनका इस हत्या से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए भी इससे बेहतर कुछ नहीं है, उस अमेरिकी ने कहा। मुझे लगता है कि मेरे लिए एकदम सच बोलना ही सबसे अच्छा होगा, लेकिन ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने ब्रिटिश आपराधिक कानून का सही इस्तेमाल करते हुए कहा। ये सुनकर स्नेले ने अपने कंधे झटक दिए। ठीक है, उसने कहा। अब मैं आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। तो कहानी जारी है, कहीं भी जाइएगा मत। इसका रोमांचक अंत आप बहुत जल्द ही आपके सामने होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो अब मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि मैं इस महिला को तब से जानता हूँ जब से वो बच्ची थी। शिकागो में हमारे गैंग में हम 7 लोग थे और एल्सी के पिता हमारे गिरोह के सरदार थे। वो बड़े चालाक आदमी थे। उन्होंने ही इस हस्तलिपि को बनाया था जो कि देखने में किसी बच्चे की चित्रकारी जैसी लगती है, जब तक कि उसे पढ़ने की कुंजी आपके पास ना हो। एल्सी ने हमारे गिरोह के कुछ तरीके सीखे, लेकिन वो इस कारोबार को ज़्यादा झेल नहीं पाई, और चूंकि उसके पास ईमानदारी की कमाई का कुछ पैसा था, इसलिए वो हम सबको झांसा देकर लंदन चली आई। उसकी सगाई मुझसे हुई थी, और अगर मैं किसी दूसरे धंधे में होता तो वो मुझसे ही शादी करती। मैं जब तक उसका पता लगा पाता तब तक उसकी शादी इस अंग्रेज लाट साहब से हो चुकी थी।
मैंने उसे लेटर लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं यहाँ आया और चूंकि लेटरों से कोई काम नहीं बनने वाला था, इसलिए मैंने ये संदेश ऐसी जगह लिखे जिसे वो इन्हें पढ़ सके। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया है। मैं उस फॉर्म में ठहरा हूँ जहाँ मेरे पास नीचे एक कमरा था, जहाँ से मैं हर रात बिना किसी को पता चले बाहर आ जा सकता था। मैंने एल्सी को समझाने की काफ़ी कोशिश की। मुझे पता था कि वो उन संदेशों को पढ़ रही थी, क्योंकि एक बार उसने उनमें से एक के नीचे जवाब भी लिखा था। उसके बाद मेरा गुस्सा बढ़ता गया और मैंने उसे धमकियां देना शुरू किया। उसके बाद उसने मुझे एक लेटर भेजकर यहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पति को इसके बारे में कुछ भी पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। उसने कहा कि जब उसका पति सो रहा होगा तब रात को 3 बजे वो नीचे आएगी और आखिरी खिड़की से वो मुझसे बातें करेगी। अगर उसके बाद मैं यहाँ से जाने का वादा करूँ तो। वो नीचे आई और अपने साथ काफ़ी पैसा लाई मुझे यहाँ से जाने के लिए, रिश्वत देने के लिए। इस बात ने मुझे पागल सा कर दिया और मैंने उसकी बाहें पकड़कर उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश की। उसी वक्त उसका पति हाथ में पिस्तौल लिए वहां आ गया। उसे देखकर एल्सी जमीन पर लुढ़क गई और अब मैं और उसका पति आमने सामने थे। मेरे पास भी पिस्तौल थी और मैंने उसे डराने के लिए अपनी पिस्तौल लहराई ताकि वो मुझे वहां से जाने दे, पर उसने गोली चला दी, जो कि मुझे नहीं लगी। उसी वक्त मैंने भी गोली चला दी, जो उसको लग गई और वो गिर गया। मैं बाग की तरफ भागा। जब मैं बाग की तरफ भाग रहा था तो मैंने पीछे खिड़की के बंद होने की आवाज़ सुनी थी। बस यही कहानी है, एकदम सच्ची, भगवान की कसम। यहाँ के बारे में मुझे और कुछ पता नहीं था जब तक कि वो घुड़सवार लड़का इस नोट को लेकर नहीं आया, जिसे पढ़कर मैं एक मुर्गे की तरह यहाँ आ गया और आपके पिंजड़े में फंस गया। जब वो अमीर की अपनी बात बता रहा था तब तक पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी, जिसमें 2 वर्दीधारी पुलिस वाले बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर मार्टिन ने उठकर अपने कैदी के कंधे को छुआ और कहा, अब तुम्हारे चलने का वक्त हो गया है, पर उससे पहले क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, वो बेहोश है। मिस्टर शर्लक होम्स, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी कोई इम्पोर्टेंट केस हो तो मुझे सौभाग्य से आपका साथ मिले। हम खिड़की पर खड़े हो गए और उस गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। जब मैं पीछे मुड़ा तब मेरी निगाह कागज़ के उस पुर्जे पर गई जो कि उस कैदी ने मेज़ पर उछाला था। ये नोट था जिसकी मार्फत होम्स ने उसे जाल में फंसाया था। चलो देखते हैं कि क्या तुम इसे पढ़ सकते हो, वॉटसन, उसने एक मुस्कान के साथ कहा। उसमें कोई शब्द नहीं थे, बल्कि नाचते हुए आदमियों की आकृतियां थीं। अगर तुम उस कोड का इस्तेमाल करोगे जो मैंने तुम्हें बताया था, होम्स ने कहा, तुम्हें पता चलेगा कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया है, फौरन यहाँ आ जाओ। मुझे भरोसा था कि इस इनविटेशन को वो कभी नहीं ठुकरा सकेगा, क्योंकि उसे कभी ये लगेगा ही नहीं कि उस औरत के अलावा भी कोई और ऐसा लिख सकता है। तो इस तरह मेरे प्यारे दोस्त वॉटसन, हमने इन नाचते हुए आदमियों से एक बहुत अच्छा काम लिया, जबकि अभी तक इनका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए ही होता रहा है। मुझे लगता है मैंने तुम्हारी नोटबुक के लिए तुम्हें एक अनोखा केस दे दिया है ना? हमारी ट्रेन 3:40 की है। मुझे उम्मीद है कि रात के खाने तक हम बेकर स्ट्रीट में होंगे। थोड़ी सी जानकारी भी, उस अमेरिकी एबेस नेले को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में ये देखते हुए कि पहली गोली हिल्टन क्यूबिक ने चलाई थी, वो सज़ा आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। मिसेज हिल्टन क्यूबिक के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं और वो अभी भी विधवा हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने पति की जायदाद की देखभाल और गरीबों की सेवा में लगा दिया है। तो ये थी आज की शानदार कहानी। यकीनन ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शर्लक होम्स की